पूरी दुनिया में इस समय जो कुछ भी चल रहा है उसका असर भारतीय शेयर बाजार पर चल रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो इंडियन शेयर मार्केट के लिए है वो इस समय यूएस ईरान वॉर यानी मिडिल ईस्ट की टेंशन बनी हुई है। जी हाँ, सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था तो लगा था कि शायद चीजें थोड़ी सी एस्केलेट होने से बच जाए और हॉर्मूज के ऊपर जो संकट मंडरा रहा है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाए। लेकिन सीज फायर के बाद अब एक बार फिर से टेंशंस बढ़ने लगी हैं और जब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ डील हो सकती है, न्यूक्लियर डील हो सकती है, तो अब कहीं ना कहीं वो बयान के ऊपर विश्वास भारतीय बाजार को शायद रह नहीं गया है, इसलिए वोलेटिलिटी बहुत हाई है। बीते हफ्ते भी हमने देखा था कि बाजार में काफी उतार चढ़ाव था और इस हफ्ते अब तक बाजार ने लोअर लेवल से स्टार्ट करके रिकवरी दिखाई जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं संकट के बादल अभी भी बने हुए हैं। ऐसे में आपके और हमारे पोर्टफोलियोज में अब हमें करना क्या चाहिए, ये बड़ा सवाल है और इन सभी सवालों के जवाब आज रवि सिंह जी देंगे जो हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए। रवि सर, डोनाल्ड ट्रंप लगभग 38 से 40 बार ये कह चुके हैं कि ईरान के साथ अब न्यूक्लियर डील हो जाएगी। फाइनली डील तो हो नहीं रही है और टेंशंस एस्केलेट होती जा रही हैं। भारतीय बाजार इस समय 23,300 के आसपास के लेवल पर आ गया है। अब वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं? सस्ता हो गया है काफी भारतीय बाजार? देखिए, पहली बात है कि दोनों एक अलग मुद्दे हैं। इस समय अगर न्यूक्लियर डील की बात की जाए या फिर ईरान और इस यूएस के बीच का सेटलमेंट को देखा जाए तो कहीं ना कहीं से आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन स्ट्रेच बहुत हो चुका है और उस स्ट्रेच का इम्पैक्ट जो है वो इक्विटी मार्केट पे साफ साफ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ है, अगर आप इस समय मार्केट को देखें तो मार्केट के लिए 2-3 पॉजिटिव न्यूज हैं जिसका एक इम्पैक्ट है। जैसा रिसेंट आपने देखा कि आरबीआई ने जिस हिसाब से स्टेप लिया उससे पीएसयूज बैंक को यहाँ पर सपोर्ट मिला। दूसरा, चाइना का जो एक्सपोर्ट डेटा है और साथ ही जो अब डेटा आ रहा है वो काफी सपोर्टिव है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर ईज हुए, उनमें भी थोड़ा करेक्शन एक देखने को मिला। चौथा, वापस से रुपी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ लौटता हुआ नजर आया। तो ये फैक्टर की वजह से निफ्टी बार बार ऊपर की सांस तो जरूर ले रही है, लेकिन परेशानी इस बात की कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं आपसे थोड़ा सा वाइड मार्केट पे अगर बात करने की कोशिश करूं तो देखिए इस समय पैनिक सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक, जो लोग ट्विटर ये सब फॉलो करते हैं, उनमें पैनिक सिचुएशन लोगों ने काफी क्रिएट कर रखी है और आपको रील ऐसे नजर आते हैं कि जैसे लग रहा हो कि बस इकोनॉमी पूरी डूब गई है, सब कुछ जो है वो जाने वाला है। देखिए, इस सब चीजों में समय लगता है, धीरे धीरे करके आपको उसका रिसेशन का असर दिखाई देता है। वॉर जो हुई या चल रही थी, खत्म हुई, अब नेगोशिएशन लास्ट लेवल पर की तरफ जाए तो इन सब का इम्पैक्ट अभी आने वाले 6 महीने तक और पड़ता हुआ नजर आएगा। तो मार्केट में बुलिश तो हो सकते हैं लेकिन लिमिटेड स्पेस पे अग्रेसिव तरीके से बुलिश होने के चांसेस थोड़े कम है। और ये 23,000 वाले लेवल का वैल्यूएशन कैसा लग रहा है? देखिए, अभी 22,800 से 22,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत खुश मिजाज यहाँ पर मार्केट पे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कंजर्वेटिव रह के चले तो ज्यादा अच्छा है। ओके, कंजर्वेटिव रह करके चलना चाहिए। सर, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बाजार पे दबाव बना रहा है, विदेशी निवेशक, एफआईआईज। भारी बिकवाली अभी भी जारी है इन एफआईआईज की। बहुत कोशिश की मार्केट ने भी कि ये वापस लौटें और अब तो आरबीआई ने जब अपनी पॉलिसी में ईज आउट की बहुत सारी चीजें, तो भी एक्सपेक्टेशन थी कि विदेशी निवेशक शायद वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई तस्वीर दिखाई दे नहीं रही है। एफआईआईज कब तक लौटेंगे और भारतीय बाजार में ये कॉन्फिडेंस कब तक लौटेगा? देखिए, इन सब में मैं आपको बताऊं तो काफी समय लगेगा और समय अभी आने वाले 6 महीने तक थोड़ा सा, यानी कि ये साल आप एक मान के चलिए कि थोड़ा सा टफ टाइम होगा क्योंकि अभी चेन रिएक्शन होना बाकी है। जहां तक बात आप एफआईआईज की करें, देखिए एफआईआईज निवेश करने की रणनीति तभी बनाते हैं जब उन्हें कोई बहुत ब्रॉडर पिक्चर दिखाई देती है। इस समय सारी पिक्चर जो है वो ब्रॉडर की बजाय बॉर्डर की पिक्चर दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं से आप मार्केट पे पैनिक सिचुएशन है, रिटर्न मिलने की उम्मीद छोड़िए, कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हैं। तो ऐसे टाइम पर एफआईआईज इसलिए बाहर निकल रहे हैं। प्लस उनका जो डोमेस्टिक एफआईआईज के लिए जो इंटरेस्टिंग मार्केट दिख रहा है वो है यूएस का, और यूएस में बॉन्ड यील्ड में काफी अच्छे लेवल पर चल रही है, रिटर्न्स अच्छे हैं, तो ये सारी चीजें एफआईआईज को अट्रैक्ट कर रही है। मुझे लगता है कि लेवल्स पर अभी एफआईआईज
का बाइंग लेना थोड़ा मुश्किल है। गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज में यहाँ पर थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, एफआईआईज को लुभावना दिखाना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर एफआईआईज की एक्टिविटी होती हुई इंडियन इक्विटी मार्केट पे देखने को मिलेगी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने सर अपने जवाब में मुझे दे दिया, यूएस मार्केट्स। हालांकि अभी तक था नहीं मेरी लिस्ट में ये सवाल, लेकिन यूएस मार्केट्स भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। बहुत अजीब सी सिचुएशन यूएस मार्केट्स में भी है, क्योंकि इकोनॉमी एक तो वॉर में गई हुई है, ऑलरेडी बहुत सारा डेटा था, इकोनॉमिक डेटा जो कमजोर आ रहा था पिछले कुछ समय से, लेकिन इस बार जो यूएस डेटा आया है, जो जॉब्स आई हैं, 1,72,000 नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं, 85,000 की बाजार को उम्मीद थी। लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा के बावजूद हमने देखा था कि यूएस में नास्डैक और S&P 500 पे भारी दबाव दिखा था। नास्डैक तो ऑलमोस्ट क्रैश कर गया था। अब यूएस मार्केट्स का असर भारतीय बाजार पे बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए समझना चाहते हैं यूएस मार्केट्स का क्या हाल है। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिएगा कि इक्विटी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कोई आपने एक कहावत सुनी होगी, तू डाल डाल मैं पात पात, और उसका मतलब सिंपल होता है कि कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई उधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, लेकिन हालात इकोनॉमी के जो हैं वो सबके लिए एक टफ टाइम है। अब इस समय देखिए, बॉन्ड की वैल्यू या जीसेट की वैल्यू बढ़ने का मतलब होता है कि इक्विटी मार्केट में बहुत अच्छे सिनेरियो नहीं है। अब एक बार यूएस मार्केट को भी अगर देखें, देखिए भारत का मार्केट भी गिरा है, 14% करीब इस साल गिर चुका है। यूएस के मार्केट को कंपैरिजन करें तो 6.5% 7% की गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल स्टॉक रिटर्न के सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, लॉन्ग टर्म पर क्या एक्सपेक्टेशन है कि अग्रेसिव रिटर्न मिल पाएंगे, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोजोन हो, चाहे चाइना हो, चाहे आप जापान को देखिए, तो वो एक्सपेक्टेशन, वो इक्विटी कॉन्फिडेंस नहीं ले रहा। और आपने पिछले जो सवाल में वैल्यूएशन की बात की थी, देखिए वैल्यूएशन एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है आगे के सिनेरियो का। अगर वैल्यूएशन बहुत हाई भी लग सकते हैं किसी कंपनी के, अगर उसके आगे ग्रोथ स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, और अगर आगे ग्रोथ स्ट्रक्चर अच्छा है तो वैल्यूएशन हाई पर भी बड़े लो लग सकते हैं। जो यूएस की सिचुएशन है वो टोटली इसी तरीके से है कि स्टॉक की जो वैल्यू है, जो वहां के स्टॉक मार्केट है, वो भी क्रैश होने की कगार पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बॉन्ड के वैल्यू जो है वो वहां पर बढ़ रही है। जैसे अभी रिसेंट आपने गोल्ड के ऊपर न्यूज देखी होगी, जिसमें कि रिजर्व को चेक किया जा रहा है कि लोग जो गोल्ड बाय कर रहे हैं वो एक्चुअली में रिजर्व पे है भी या नहीं है। तो इस तरीके की जो अनसर्टेन पैनिक सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं से मार्केट के लिए कॉन्फिडेंस को जो है वो लूज कराती है, और इसी वजह से मार्केट को वो रिएक्शन दिखाई। चलिए भारतीय बाजार पे सर वापस आते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपसे अपने पोर्टफोलियो के बारे में पूछ लेते हैं। सर क्या ऐड करें, क्या हटा दें, इस समय बहुत वॉलेटाइल है बाजार, पोर्टफोलियो को कैसे स्ट्रैटेजाइज करें? नहीं देखिए, इस समय तो पोर्टफोलियो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ इस समय जो पोर्टफोलियो चल रहा है, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी का व्यू सही से निकाल पाते हैं तो आपको काफी बेहतरीन फायदा होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जब 1 फरवरी का बजट आया था और उस टाइम पर जब हम लोग शोज कर रहे थे, तो मैंने सब लोगों को राय दी थी कि आप लोग रियलिटी काउंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर से दूरी बनाकर रखिए, और अब उसका रियल पिक्चर दिखाई दे रहा है जब 40% स्टॉक में गिरावट आ चुकी। आईटी काउंटर भी उसी हिसाब से, यूएस के हालात अभी सुधर नहीं रहे तो आईटी काउंटर से यहाँ पर दूरी बनाकर रखिए। डोमेस्टिक लेवल पर फायदा ज्यादा है, जैसे कि आप पावर में जा सकते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जा सकते हैं, और इस समय की सिचुएशन देखें तो डिफेंस ने तो सबको ऐसा डिफेंस प्रोवाइड कर दिया है कि जिसने बुलेट प्रूफ नहीं पहन रखा है स्टॉक मार्केट में, वो भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहे हैं, क्योंकि आप पारस डिफेंस है, HAL है, BDL है, BEL है, इन सभी स्टॉक्स को देखिए तो इस गिरते मार्केट में भी आपको 30 से 35% ऊपर मिल रहे हैं। यानी कि पारस डिफेंस एक एग्जांपल लीजिए, जो 625 रुपए ट्रेड होता था, आज वो 1000 रुपए के पास है। मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको दे रहे हैं, तो आपका स्टॉक सिलेक्शन आपके पोर्टफोलियो को बचा सकता है, और अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन खराब है तो आपको वो डुबा भी सकता है। तो बेटर है कि आप अपने जो आपके इस तरीके के प्रोग्राम है उसको लोग फॉलो करें, और कोशिश करें कि अपने पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर को कुछ इस हिसाब से डिजाइन करें कि जो कि आपके बुरे वक्त पर आपको काम आए। तो सर आप ही बता दीजिए टॉप पिक्स क्या हैं आपकी? देखिए, टॉप पिक के हिसाब से जैसे मैंने अभी पावर की बात करी, तो मैं 3 काउंटर आपको पावर में नजर आएंगे। मैं बास्केट कहता हूँ, आप थोड़ा सा डिवाइड बनाइए, हेज करके बनाइए। पहला स्टॉक है PFC, दूसरा स्टॉक है PTC, तीसरा स्टॉक है पावर ग्रिड। इन 3 स्टॉक पे आप अपनी बास्केट लेकर चल सकते हैं। दूसरी तरफ फार्मा सेक्टर की तरफ जाएं तो ग्लेनमार्क फार्मा,
सन फार्मा और ऑरो फार्मा आपके लिए एक अच्छी बिड हो सकती है। तीसरे सेक्टर की तरफ अगर जाते हैं तो एफएमसीजी से ब्रिटानिया और एचयूएल यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अगर इसमें भी 3 स्टॉक रखना चाहते हैं तो कोलपाल आप यहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो पे लॉन्ग टर्म पर ऐड करके चल सकते हैं। चौथे की तरफ अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि इस समय द बूस्ट मोस्ट बूस्ट जो है वो आरबीआई ने दिया है, जिसमें कि बैंकिंग काउंटर है एंड बैंकिंग में 2 डिवीजन रखिए। पीएसयूज को वेटेज ज्यादा दीजिए, जिसमें कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इनको दीजिए। और छोटे की तरफ जाइए तो चूंकि एचडीएफसी बहुत लोअर वैल्यूएशन पर चल रहा है और दिन उसके अभी बुरे हैं, दिन सितारे गर्दिश पे हैं, लेकिन गर्दिश में सितारे हो तो कई बार मौके मिल जाते हैं, तो वहां पर भी आप एक्युमुलेशन करते चल सकते हैं। ओके सर, एफएमसीजी के ऊपर तो एक बार नजर डालना भी बनता है। आज बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है एफएमसीजी, आज के टॉप गेनिंग सेक्टर्स में से एक है। और स्टॉक्स आपने जो बताए हैं उसमें एक एचयूएल भी मैं ऐड करना चाहती हूँ। एचयूएल कैसा लग रहा है इस समय स्टॉक? मैडम, मैंने 3 स्टॉक बताए थे आपको, ब्रिटानिया, एचयूएल और साथ में जो दूसरा स्टॉक कोलपाल। तो ये तीनों स्टॉक्स यहाँ पर आप देख पा रही होंगी काफी अच्छे अग्रेसिव तरीके से दिखा रहे हैं। और एचयूएल की वैसे भी ग्रोथ यहाँ पर काफी अच्छी स्ट्रक्चर नजर आया है। जो रिसेंट रिजल्ट इन्होंने दिया काफी कॉन्फिडेंस वाला दिया है। तो मुझे लगता है कि अगर अभी के हिसाब से देखें तो 8 से 10% की रैली आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। एंट्री लेने का समय है? बिल्कुल, दिस इज द राइट टाइम। कभी भी मार्केट में ये सोचकर मत बैठिए कि आज नहीं कल खरीदूंगा, क्योंकि वो कल कभी आता नहीं है। अच्छा, एक स्टॉक मैं आपसे और डिस्कस करूंगी सर, क्योंकि पिछली बार जब आपसे सीए स्टॉक डिस्कस किया था तो आपने एकदम दूरी बना लेने की राय दी थी। वोडाफोन आइडिया की मैं बात कर रही हूँ। हालांकि सिटी ने टारगेट दिया था 14 रुपए का, और जब ये टारगेट दिया था तभी मैंने आपसे सवाल पूछा था, और 14 रुपए तो ऑलमोस्ट अचीव कर लिया सर, उससे ऊपर चला गया। हालांकि आज थोड़ी गिरावट दिखा रहा है ये स्टॉक। एक बड़ी अपडेट भी आई थी वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दोनों को लेकर के। इनफैक्ट सभी टेलीकॉम कंपनीज के लिए अपडेट थी ये। जो ड्यूटी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, उसके 2113 करोड़ रुपए के रेट्रोस्पेक्टिव या फिर वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस को अगर हम कहें तो उसको क्वैश कर दिया गया है, यानी कि अब वो नहीं देना पड़ेगा। बैंक गारंटीज को भी वापस करने का आदेश दिया गया। और दोनों ही जो ये अब बड़े अपडेट्स आए, उन्होंने वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसे स्टॉक्स में पॉजिटिव रैली लाई थी। रवि सर, पहले तो ये जो आदेश आया है वो एजीआर ड्यूज क्लियर होने के बाद आया। एजीआर ड्यूज जब क्लियर हुए थे तब भी वोडाफोन आइडिया ने तेजी दिखाई थी। वीआई और एयरटेल में इस तरीके के स्टॉक्स में या टेलीकॉम के और स्टॉक्स में इस समय जो पॉजिटिव रैली बनी है, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? देखिए, फिलहाल जो करंट आपने अभी न्यूज बताई इसको इम्पैक्ट करें तो थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है, लेकिन जो पूरा ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो है वो इतना पॉजिटिव नहीं। इसी वजह से आपको इस पर रिएक्शन आज थोड़े से उल्टे दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल को देखिए तो प्रॉफिट बुकिंग जोन पर है। इनफैक्ट थोड़ा सा आपको करेक्शन ही दिखाई दे रहा है। साथ ही वोडाफोन में भी देखिए तो एक डाउनवर्ड चैनल की तरफ जा रहा है। तो वैल्यूएशन अच्छे लगेंगे अगर भारतीय एयरटेल यहाँ पर 1650 के आसपास आता है, 1700 के आसपास आता है, तो यू कैन ऐड फॉर द लॉन्ग टर्म। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जानना ज्यादा जरूरी। जहां तक वोडाफोन की बात करें, 13 रुपए के पास चल रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन और हो सकता है। 12.5 के आसपास अगर आ जाता है तो शायद वापस से आपको अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आएगा। तो आप एक चीज समझिएगा कि स्टॉक अच्छे होते हैं, लेकिन सही समय पर अगर एंट्री नहीं हो तो वही आपको नुकसान भी दे सकता है। जी बिल्कुल। बैंकिंग सेक्टर पर भी वापस आएंगे सर। सीएलएसए की एक कॉल आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, और 25 से 26% का अपसाइड यहाँ पर सीएलएसए को दिखाई दे रहा है। एसबीआई अभी एंट्री लेने के लिए सही स्टॉक? देखिए, 1040 से 1020 के पास कंसोलिडेट कर निकला हुआ है, और करंट लेवल से अभी टारगेट के हिसाब से देखें तो 1250 के आसपास के टारगेट दिख सकते हैं। बिल्कुल आप एक्यूमुलेटिव बाइंग कर सकते हैं, या फिर आप मंथली वाइज अगर कर रहे हैं तो एसआईपी के लिए आप इस स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है जरूर एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम डिप आपको 950 900 दिख सकता है, जो कि अगर वैल्यू नंबर्स वाइज से समझे तो शायद आपको 3 से 5% ही है, लेकिन बट करंट लेवल पर बिल्कुल अट्रैक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, आपने एचडीएफसी भी मेंशन किया था सर, और ये भी कहा है आपने कि अभी सितारे गर्दिश में लग रहे हैं। ये कब तक हालात सुधरेंगे? निवेशक थोड़े से एचडीएफसी को लेकर के पैनिक है, क्योंकि बड़ा हाथी है, निफ्टी बैंक के ऊपर इंपैक्ट डालता है, खासकर पूरे बाजार के ऊपर भी इंपैक्ट डालती है इसकी चाल। कब तक संभलेगा?
मैम आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, बड़ा हाथी है लेकिन कहते हैं कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का बिकता है, तो कहीं न कहीं से आपको ये कहावत सच होती हुई नज़र आएगी। और इस समय एसडीएफसी देखिए 750 से 700 का जो रेंज है, ये आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रातों-रात कुछ चीज़ यहाँ पर बदलाव होने वाले नहीं है, ये ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें कि आप कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि ये एक आप अगर यहाँ पर निवेश करते हैं, रणनीति बनाते हैं, तो आपके लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। और आपने खुद ही देखा होगा मार्केट में धीरे-धीरे करके गिरावट आ रही है, लेकिन एचडीएफसी कहीं न कहीं से अपने आप को 7 साढ़े 700 के बीच में सँभालने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत दिनों के बाद बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशन रही होगी कि कब ये ₹700 आए तो मैं खरीदूँ, तो आज खरीदने का अगर समय मिल रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस पे निवेश करेंगे तो आप पछताएँगे नहीं, बल्कि आप ग्रेटफुल होंगे कि मैंने सही टाइम पर एंट्री करके, क्योंकि जब डर है तभी पैसा बनता है। अगर मार्केट में डर नहीं होगा तो कभी पैसा नहीं बन पाएगा। जिनके पास ये स्टॉक है वो होल्ड करें अभी? बिल्कुल, यहाँ पे 1 साल के हिसाब से अगर आप प्रॉस्पेक्ट बनाकर चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए। सिर्फ़ आप याद रखिए कि आपके पास पड़ा हुआ है, आपको जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। लेकिन अगर आप रोज़ प्राइसेज़ को देखेंगे और ये सोचेंगे कि इस समय मुझे न्यूज़ देखनी चाहिए, तो आपको शायद डराती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है, उसको फाइंड आउट करने के लिए बहुत वैल्यूएशंस की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है उसमें कोई कमी एचडीएफसी की तरफ से नहीं दिखाई दे रही। मेटल सेक्टर कैसा लग रहा है सर? काफी प्रेशर में है इस समय मेटल सेक्टर भी। आज भी लगभग 1% से ज्यादा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी मेटल इंडेक्स। मेटल स्टॉक्स के ऊपर दाम लगाने का समय है या नहीं है? देखिए, मेटल इंडेक्स समय-समय पर आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुका है, और इनफैक्ट ये कहा जाए कि इस समय नेगेटिव टेरिटरी में इसलिए चल रहा है क्योंकि चाइना की जो इम्पैक्ट है, जो चाइना का जो एक्सपोर्ट डेटा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। मुझे ऐसा लगता है वेट फॉर नेक्स्ट 15 डेज़ अभी आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। एक वाजिब करेक्शन अगर आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा वैल्यूएशंस दिखाई देगा। अब बात उनकी आ जाती है, आपका सवाल यही हो सकता है कि जिन लोगों ने पहले खरीद रखा है उनको क्या करना चाहिए? देखिए, स्टील, मेटल, माइनिंग ये ऐसे काउंटर है जिनमें कि अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप पैसा कमा पाएँगे, लेकिन अगर धैर्य नहीं है तो आप हमेशा एग्ज़िट होते हुए नज़र आएँगे और ऊपर खरीदेंगे और नीचे बिक जाएँगे। जी, और सर मेरा ये सवाल भी है कि अगर मेटल में जाना है तो कोई स्टॉक्स हैं क्या रडार पे? देखिए, मेटल पे जाने के लिए एनएमडीसी और टाटा स्टील इस समय बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हैं, लेकिन बट आई एम वेटिंग फॉर 5 टू 6% करेक्शन फ्रॉम द करंट लेवल। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील कैसा लग रहा है सर? आज तो बढ़त दिखा रहा है गिरते हुए इंडेक्स में भी। देखिए, जेएसडब्ल्यू आप चूँकि मेटल काउंटर पे आपके पास बहुत ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन इनफैक्ट आपके पास ऑप्शन पे अगर जाते हैं तो हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, रामा स्टील, तो ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिनकी वैल्यूएशंस स्टेबल हैं, अच्छी हैं, उनकी तरफ देना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील में थोड़ा-सा आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती। जब डाउनफॉल आता है तो रुकता नहीं है, जब अप ट्रेंड आता है तो थक-थक कर चलता है। तो थोड़ा आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हुए स्टॉक्स को यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहिए। जी, जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी सर, सुबह पढ़ रहे थे हम, तो एक स्टॉक है इंटरेस्टिंग सा, मीशो। बाय इनिशिएट किया है, टारगेट प्राइस 225 दे दिया है और कह दिया है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक है मीशो के ऊपर। जेफरीज ने कमेंट्री की है। ये मीशो जैसे स्टॉक में क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर थोड़ा उसको अभी देखें समझें इस स्टॉक को? देखिए, समय-समय पर आपको कई कंपनीज की रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको सबकी रिपोर्ट देखने के बाद आपको सही वैल्यू पे बाय करने की सोचनी चाहिए। अगर आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं अगर उसको देखें तो वो साल, 2 साल, 3 साल के हिसाब से रिपोर्ट रिलीज़ की जाती। लेकिन हमेशा जो इन्वेस्टर होता है वो साल, 2 साल, 3 साल छोड़िए, वो सिर्फ़ सवा घंटे और 1 घंटे में वो मल्टी बैगर बनना चाहता है, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट सिनेरियो थोड़ा-सा पुअर है तो थोड़ा-सा वेट किया जा सकता है। करंट लेवल पर भी स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन पर है। नज़र बनाकर रखिए, बट डोंट बाय एट करंट मार्केट प्राइस। और इंडिगो और स्पाइसजेट जैसे स्टॉक्स में क्या कुछ करें? देखिए, पहली बात है, स्पाइस जेट को तो आप पूरी तरह से भूल जाइए, क्योंकि उसकी मिर्ची अगर लग जाएगी तो आप बीमार हो जाएँगे, मेडिकल ज़्यादा कराना पड़ेगा। दूसरा है कि अब तो शायद उनके हवाई जहाज में भी बहुत कम लोग ही सफ़र करते हैं, बहुत सोच समझ कर सफ़र करते हैं। तीसरा मेरा एक बहुत सिंपल सा है जो मैं पेन वैलिना कहता हूँ, जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ पे आपको डिस्काउंट मिलता है,
उसको कभी शेयर फॉर्म में मत खरीदिए, सिर्फ मजा लीजिए। आप फ्लाइट इंडिगो की इस समय लीजिए, क्योंकि मैं आपको क्यों ऐसा कह रहा हूं मैम, छोटे मोटे रैली आपको जब दिखती है ना तो आप एकदम सोचते हैं कि आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी, लेकिन मैं आपको रिटर्न बताता हूँ, 1 साल में 20% नेगेटिव, 3 साल में 6 महीने में 6% नेगेटिव, 2 महीने में अगर देखा जाए तो 1.5% नेगेटिव। मतलब इंडिगो का शेयर सिर्फ न्यूज के बेसिस पे चलता है, बाकी दिन थक कर सो जाता है। दिस इज नॉट द करेक्ट लेवल वेयर यू कैन बाय, जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। जो अभी आज का पुल बैक आया है, एग्जिट होने के लिए यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जहां तक आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात की, उसमें अगर जाता हूं तो 2-3 ऑप्शन अच्छे लगते हैं। पहला आईओसी, दूसरा गेल, और तीसरे की तरफ अगर जाते हैं तो इंडियन ऑयल। मेरे ख्याल से इनमें अगर आप फोकस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा है। और देखिए इस समय सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट चल रही है, लेकिन ये स्टॉक्स के फंडामेंटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लॉन्ग टर्म में बेहतर रिजल्ट्स देंगे सर ओएमसीज के स्टॉक? जो प्रोबेबिलिटी अभी नजर आ रही है उसके हिसाब से डेफिनेटली आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज निराश नहीं करेंगी। और ईवी स्टॉक्स का क्या हाल रहने वाला है? ईवी स्टॉक्स के ऊपर बहुत दाम लग रहा है जब से ये क्रूड में हलचल हुई है, जब से मिडिल ईस्ट टेंशंस बढ़ी हैं, तब से गवर्नमेंट का भी थोड़ा फोकस ज्यादा ईवी पर आ गया और निवेशकों का भी फोकस ईवी स्टॉक्स पर ज्यादा आ गया। बट ईवी स्टॉक्स की ये जो रैली है आगे जाकर के फंसाएगी तो नहीं? आज तक उसने सबको फंसाया ही है। आपके सामने एग्जांपल है ओला इलेक्ट्रिक का हाल क्या रहा। ये स्टॉक में आपसे सर तो बेटर है कि कुछ चीजें सुनने के लिए अच्छी होती हैं, देखने के लिए अच्छी होती है, लेकिन पैसा बनाने के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो सुनिए, एंजॉय करिए, सब कुछ लीजिए। वैसे मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है कि जिस चीज पे सरकार की पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो, उस पे बहुत फर्क आ जाता है। कभी आता है कि सब्सिडी खत्म हो जाएगी, कभी आता है सब्सिडी स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छे बुरे दिन निगेटिव न्यूज और पॉजिटिव न्यूज पर डिपेंड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इन स्टॉक से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सही टाइम पर सही वैल्यू अगर देखनी है तो वो स्टॉक को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए। अच्छा, अभी जिनके पास ओला का स्टॉक है उनको क्या करना चाहिए? एग्जिट करने के लिए ये राइट टाइम है क्या? गंगा नहाने के लिए फिर से आने वाला है कुंभ, जा सकते हैं। जी, चलिए इस इंटरव्यू को हम एक आखिरी सवाल के साथ एंड करेंगे। उस स्टॉक की बात करेंगे जिसने आज ही मार्केट में एंट्री ली है। सीएमआर ग्रीन का जो है वो आईपीओ आया था और आज उसकी लिस्टिंग हो गई है सर। 40% से ज्यादा के अपसाइड के साथ प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है ये, और 192 के भाव पर जारी हुए हैं बाजार में शेयर। फ्यूचर क्या लग रहा है इसका? देखिए फिलहाल जिस हिसाब से आईपीओ था उसके हिसाब से इसका ओवर रिएक्शन भी आपको देखने को मिला। इनफैक्ट 44% के आसपास की रैली आपको देखने को मिली। मुझे ऐसा लगता है, देखिए स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तो बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने लिस्टिंग गेन के लिए लिया था उनको मैं एक स्ट्रैटेजी, आपने चूंकि लास्ट क्वेश्चन बोला तो एक स्ट्रैटेजी बता देता हूं। पहला कि अगर आप एग्जिट नहीं होने की सोच रहे हैं तो जो पैसा आपने डाला था, सपोज आपने 1 लाख रुपए डाला था, तो आप 1 लाख रुपए बाहर निकाल लीजिए और जो प्रॉफिट है उसी के उतनी ही शेयर आप उसको छोड़ के चलिए। उससे क्या होगा, वो शेयर आपके लिए फ्री हो गए और आपने अपना पैसा बाहर भी निकाल दिया, प्रॉफिट भी बुक कर लिया। जिन लोगों ने सोचा कि अभी लॉन्ग टर्म पर मुझे कुछ खरीदना है, नहीं खरीदना है, जस्ट वेट। अब आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। आज का जो भी क्लोजिंग प्राइस आएगा, इससे जब भी 3 दिन नीचे बंद हो जाए एग्जिट कर लीजिए। और अगर 3 दिन तक कंटिन्यू, आज क्लोजिंग आ गया, जो भी क्लोजिंग आएगा नोट कर लीजिएगा। 3 दिन अगर उससे नीचे बंद हो जाए तो एग्जिट कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो अगले 1 हफ्ते बाद जो प्राइस होगा उसको प्राइम बना लीजिएगा और सोचिएगा उसके 3 दिन जिस दिन नीचे क्लोज हो जाएगा मैं क्लोज कर दूंगा। तो इस टाइप से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर स्टॉक को देना होगा तो आपको और बड़ा प्रॉफिट लॉक होगा, और अगर नहीं देना होगा तो आप राइट टाइम पर इस स्ट्रेटजी से निकल जाएंगे। चलिए, ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है काफी काम आएगी सर। आधा हफ्ता अभी भी बाजार के लिए बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 2 दिन तो बचे हैं ट्रेडिंग के, और आने वाला जो हफ्ता है वो भी काफी क्रूशियल हो सकता है। तो सर उसके लिए भी कुछ खास स्ट्रैटेजी है तो जल्दी से बता दें प्लीज। थीटा डीके, जो लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं वो लोग थीटा डीके पे फोकस करें। बाकी थोड़ा सा मार्केट के करेक्शन के लिए यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। थैंक यू सो मच रवि जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।